बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आलमी तनाज़ुर पर तेज़ी से तब्दीलियों का मंजर वाज़े होता चला जा रहा है। मुकामी इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका में ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट हुई और एक कोशिश की गई मार्शल लॉ लगाने की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत इंतहाई अहम मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा के चेयरमैन भी हैं और इंटरनेशनल अमूर पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, चाइना, ईरान और ख़ित्ते के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं गहरी नज़र रखते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मिडल ईस्ट और सऊदी अरब जनाब हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब भी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब और अस्सलाम वालेकुम और मकबूल जान साहब और आपके व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये शुरू इसी का थोड़ा सा ये जो एक मीडिया में बात चली थी उसके माइक फिलन की तरफ से कि उसने मशवरा दिया है कि वो ट्रंप जो है वो स्विंग स्टेट्स में इलेक्शन करवा ले मार्शल लॉ लगा के। तो ये मीडिया में वैसे तो चलती रहती है। सिर्फ आपसे यही पूछना था कि इन अगले 20-25 दिनों के अंदर ये जो इतना ज्यादा खौफ तारी है कि ईरान पे कुछ हो सकता है या सऊदी अरब के अंदर कुछ चीजें तय हो सकती हैं, क्या हो सकता है आपकी नजर में ज्यादा से ज्यादा? पहले तो मार्शल लॉ वाली बात करते हैं। तो मार्शल लॉ वाली बात इतनी कोई दूरस नहीं है। अच्छा। अमेरिका भी अब पूरी दुनिया की रियासत की तरह सियासी तौर पर बना और जिस तरह इलेक्शन में हुई है, हमारी जो चपकलिश चल रही है वो अमेरिका में उससे ज्यादा चल रही है। कोई बोलचाल नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ और गवर्नमेंट का। और आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने बयान दिया था जुलाई 2020 में कि अगर ट्रंप ने इलेक्शन के नतायज ना माने तो आर्मी को भेजना पड़ेगा व्हाइट हाउस से उसको बाहर निकालने के लिए। बाकायदा ये ऑन द रिकॉर्ड बयान है प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का अब कि अगर ना हुआ। और आपको याद एक और चीज है कि इलेक्शन जब 3 नवंबर को थे उससे 3 दिन पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के उन्होंने ब्रीफिंग दी टॉप एंकर्स को, जैसे ओरिया साहब आपको दी या उस्मान साहब या और लोगों को बैकग्राउंड ब्रीफिंग बड़ी सीक्रेट। उसने कहा कि जी ये क्लियर कर दें कि ये जो नेशनल गार्ड आ रहा है वॉशिंगटन, ये फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोकल स्टेट्स का, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का, और हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब है ये जो सदारती इंतखाब के हवाले से उन्होंने ये बाकायदा ब्रीफ बैकग्राउंड पहली दफा दी गई टॉप एंकर्स को, मीडिया चैनल्स को, अमेरिकन आर्मी को ना आप उसमें मुलव्वस करें। तो ये बात। और दूसरी बात जो आपने कही, ये 3 हफ्ते पहले भी इजलास हुआ था व्हाइट हाउस में कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अब के दरमियान और 20 जनवरी के दरमियान। लेकिन जब अब इलेक्शन रिजल्ट ऑफिशियली सर्टिफाई हो चुके हैं और जो लीडर ऑफ द हाउस के अलायंस सेनेटर मिच मैकॉनल जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है उसने बाकायदा मुबारकबाद दे दी है और सर्टिफाइड रिजल्ट्स हर रियासत में। तो अब उसमें कोई गुंजाइश मेरे ख्याल में नहीं रही। अच्छा। वो जो काम करना चाह रहा था, काम किसके थ्रू करेगा? फौज के जरिए। मेरे ख्याल में फौज के जो हाई कमांड है उसका ऑर्डर नहीं मानेगा अगर वो कहे कि जंग करो, इस किस्म की कार्रवाई करो। अच्छा मुशाहिद साहब, आप मुस्तकबिल में बाइडन साहब आगे आ जाते हैं और जो बाइडन की पॉलिसीज हैं खासतौर पे ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, तो इसके अंदर जो ट्रंप की पॉलिसीज थी पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो भारत के हवाले से थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर ये आती है कि ठीक है भारत उनका हलीफ है, भारत को साथ में ला रहे हैं चीन के खिलाफ, लेकिन जो बाइडन खुद बयान दे चुके हैं और कामला हारिस दे चुकी है कश्मीर के हवाले कि कश्मीरी तनहा नहीं और कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का खात्मा होना चाहिए, जो बात ट्रंप ने अभी तक नहीं की। ठीक है। और ये ना भूले कि जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था वो ह्यूस्टन में, उसमें बकायदा एंडोर्स किया था ट्रंप को दूसरी टर्म के लिए भी। डेमोक्रेट्स ये नहीं भूले, कहा था कि जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो इंशाल्लाह, तो उन्होंने भी दुआ की थी कि भी इसको सपोर्ट करते हैं सेकंड टर्म के लिए। तो वो एक फर्क है। दूसरा एक और चीज ये है कि इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो बाइडन है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, यानी CIA और उन्हीं के नुमाइंदे बल्कि कह सकते, वो उनको पाकिस्तान की शदीद जरूरत, अफगानिस्तान के हवाले से उनके अपने ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए मुस्लिम वर्ल्ड,
اور ایران کے ساتھ جو وہ چینج کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھتے بھی بڑا ہے. ایک انٹرویو, پرانا انٹرویو ہے اوباما کا, پڑھ لیں, صدر اوباما کا, اپریل 2016 کا, اٹلانٹک امریکہ ہے, اس میں آیا تھا. جی جی نام ہے دا اوباما ڈاکٹرین. جیفری گولڈبرگ اس کا ایڈیٹر تھا. وہ کمال کا انٹرویو ہے مڈل ایسٹ پالیسی پر, اور اس وقت بائیڈن وائس تھا. اس میں اوباما نے 3 چیزیں کی. ایک اس نے کہا تھا کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں, اٹ از ناٹ فکسیبل, اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ مسئلے ہیں, لڑائی چڑائی, یہ وہ. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ ہیز ٹو شیئر دا مڈل ایسٹ ود ایران, ان دونوں کو شیئر, یہ اس نے کہا تھا. اور تیسری بات اس نے کی تھی کہ یہ تینوں جو ہمارے حلیف ہیں مسلمان بڑے ملک, پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انہوں نے اوباما نے کہا تھا. کہتے تو ہیں ہمارے حلیف ہیں, پاکستان بھی, ترکی بھی, سعودی عربیہ بھی, لیکن تینوں کی پالیسیز اپنی مرضی سے جاتی ہیں, پتہ نہیں حلیف ہیں بھی کہ نہیں. یہ پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس ٹائپ کی گفتگو پاکستان کے بارے میں ہوتی رہتی تھی, لیکن ترکی کے بارے میں بھی کی اور سعودی عربیہ کے بارے میں بھی. تو جو خدشات ہیں بائیڈن کو سعودی عربیہ کے بارے میں, وہ میرے خیال میں خاصی گہرے, اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی ایمبیسڈر ابھی الیکشن کے بعد فرق پڑا ہے. میں نے سنا ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آیا تھا پاکستان سعودی سیکیورٹی کا بعد, اور ابھی ایمبیسڈر آف سعودی عربیہ ایک ہفتے میں آرمی چیف کو ملے ہیں اور پرائم منسٹر, کچھ میرے خیال میں آیا. اچھا, تھوڑی سی سیاست کی بھی بات آپ نے سعودی عرب کا ذکر چھیڑا ہے, تو یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے ایم بی ایس نے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بھی وہاں کا دورہ کریں. یہ کتنا موجودہ سیاسی تناظر کے اندر کتنی کی امپورٹنٹ بات ہے, اگر یہ بات سچ ہے تو؟ اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی ایک سیاسی اور سفارتی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اس کے مطلب جو حکومت کے خلاف جو حزب اختلاف ہے اس کے قائد کو وہ ملنے کو تیار ہیں, بلکہ عزت بھی دے رہے ہیں, دعوت بھی دے رہے ہیں. وہ ایک سگنل ہو. میں یاد کراؤں یہاں پر 77 میں ریاض الخطیب ہوتے تھے, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جی جی بالکل. اپوزیشن کے سارے لیڈروں سے بھی ملتے تھے اور آرمی چیف سے بھی ملتے تھے, اور وہ سفیر تھے. اور یہ کیا کوئی صورتحال کو کھچڑی کو اس طرح کی پکڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ ریاض الخطیب صاحب نے, جو بڑے قابل اور بڑے سینئر سفیر تھے سعودی عربیہ, ان کی ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوئی جب بھٹو صاحب نے ان کو درخواست کی کہ آپ پی این اے سے ملیں اور میرا ان سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یاد ہوگا آپ پڑھیں, ان کا ایک فورن منسٹر تھا یو اے ای کا, السویدی, وہ بھی آیا تھا. بالکل آیا تھا. انہوں نے یہ مسائلت کا سلسلہ بھٹو صاحب نے خود انیشیٹ کیا تھا کہ آپ جا کے آئیں, خاص طور پہ کیونکہ رائٹ ونگ الائنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد صاحب کہ ایک بار پھر مسالحت کا کوئی سلسلہ سعودی عرب شروع کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو آپ نے دوسری خبر دی ہے دعوت والی, یہ اس کا ابھی فیکٹس پتہ نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر بھی, اور جو سعودی عربیہ کا لنک ہے پاکستان کی ہر سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے, اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سعودی عربیہ کو, اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے گہرے تعلق اور روابط. میرے خیال میں سعودی عربیہ کا انحصار پاکستان پر رہے گا. ٹھیک, بالکل رہے. ایک خبر چونکہ اصل میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بار بار چاہتی ہے کہ یہ رفٹ والی فضا جو ہے, جو خان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے, کسی حد تک کم ہو اور چیزیں پیس میں چلے جائیں, جو سیاستدان باہر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے, وہ کہیں نکل نہیں رہا رستہ شاید, اور اس میں شاید انٹرونشن چاہ رہے ہوں. ایک رستہ تو انہوں نے نکالا تھا خود 1 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور وہ رستہ کامیاب تھا, اور شاید وہ اس پرائم منسٹر صاحب کو یا معلوم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا, یا ان کو کانفیڈنس نہیں لیا گیا, یا ان کو پسند نہیں آیا. تو اگر وہ راستہ کنٹینیو کرتے اور اس کا ایک منطقی انجام تو پہنچاتے تو شاید پاکستان میں سیاسی کشیدگی بھی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور حالات بہتر ہوتے. نہیں تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ 2-3 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے, ذرا باؤنسرز اور بیٹنگ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بات چیت تو چل رہی ہے, شروع ہو گئی ہے, اور آج پروڈکشن آرڈر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی نکلے ہیں, اور بھی اچھی خبریں, ایسے لگ رہا ہے جو استعفوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی تھم گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ ایک چیز بڑی واضح ہو, پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے یا بیک بون ہے, وہ اس صورتحال میں جب پاکستان کو ہندوستان سے براہ راست اتنے خطرات ہیں,
और मोदी का एक जाना चीज है, वो नहीं चाहेगी कि एक दाखिली फ्रंट भी खुला हो इतना सख्त किस्म का तजाद और तसादुम का, और बाहर से हिंदुस्तान जो एक, मैं समझता हूँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रहा है, हाइब्रिड वॉर भी कर रहा है, बल्कि गैर इरानिया जारियत है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ, जो उनका तासुब। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों अपना कर रही? मतलब हमारे वजीर आजम साहब क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आते और अपोजिशन को दावत देते इन हालात के अंदर संजीदगी के साथ एक टेबल पे बैठ जाने की? ये वैसे उस्मान सवाल जो है ना गड़ा हुआ है अपने तरफ से। देखिए जी, चेयरमैन माओ था कि आप आइडेंटिफाई करें कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कि बुनियादी आपका हदफ क्या है, क्या वो नरेंद्र मोदी है या पीडीएम है? अगर तो नरेंद्र मोदी है तो फिर सबको मिलाएं, अगर आप समझते हैं कि वो मेरे ज्यादा दुश्मन है तो ये मेरे ख्याल में ये फैसला हुकूमत कर ले। और आपको याद होगा पुलवामा का वाकया हुआ, कश्मीर का वाकया हुआ, तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो तैयार थी बैठने में, आर्मी चीफ भी आए, सब आए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि आप लार्जर पिक्चर देखें, और लार्जर पिक्चर में पाकिस्तान को इसको जरूरत है चैलेंजेस को इकट्ठा मीट करने की। कोई एक पार्टी, कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई एक सियासी जमात अकेले नहीं कर सकती। और ये इंडिया का जो इशू है, या इवन इजराइल का इशू है, या सीपैक है, कश्मीर है, ये इशू ऐसे हैं जिसमें सारी सियासी जमात, चाहे हुकूमत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, एक ही मौक़िफ़ है। अच्छा, आपने एक ओबामा के इंटरव्यू में खास बात की थी, और वो नजर भी आ रहा है कि ईरान और सऊदी अरब को ये पूरा मिडिल ईस्ट किसी न किसी तौर पे शेयर करना पड़ेगा। इस तरफ जो बाइडेन को गुजराबाद का वाइस प्रेसिडेंट भी था, इस तरफ किस तरह लेके आएगा? क्या इरानियंस जो हैं वो एग्री कर जाएंगे? इतनी सारी प्रॉक्सी क्लोज करने के 12-13 प्रॉक्सी चल रही है उनकी, और क्या सऊदी अरब जो है वो अपनी बेसिक जैसे उस पे से पीछे हट जाएगा? देखें जी, इस वक्त अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि जो हमारा बड़ा दुश्मन इस वक्त है, एक तरफ पुतिन है रूस का, और एक तरफ चाइना है, ठीक, उनके खिलाफ वो मुलव्वस। ये जो इस इलाके में वो देख रहे हैं कि ईरान, देखें ईरान की पॉलिसी बड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, ठीक है, वो ईरान जो है विकेट के दोनों तरफ खेल सकता है, वो खेलने की कैपेसिटी भी है और खेल चुका भी है। आपको याद होगा कि ईरान इराक जंग में अमेरिकन असला गया था ईरान, आपको याद होगा ईरान स्कैंडल में, और इजराइल के गया था ईरान कॉन्ट्रा जो स्कैंडल था 86 का, तो उसमें क्या था कि जी बड़े दुश्मन को मुकाबला करने के लिए हम सबको मिला सकते हैं। तो ऐसी कोई बात है, ईरान पूरी तरह तैयार है। अभी जवाद जरीफ भी इधर आए हुए थे, वजीर खारजा, उन्होंने भी गालिबन हमारी गवर्नमेंट को कहा है, और उसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टैंड लिया मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया की मसालियत कराना चाहते हैं और हम उसमें अपना रोल अदा करने को तैयार हैं, इस बात की ईरान ने वेलकम भी की। तो ये मेरे ख्याल में डेवलपमेंट्स कुछ होंगे 20 जनवरी के बाद, जिसमें पाकिस्तान का भी एक कलीदी किरदार हो सकता है और होना चाहिए। और अफगानिस्तान के भी सवाल मैंने पूछने ही वाला था, आपने खुद जिक्र कर दिया। उसमें जो बातचीत है जो अफगान ग्रुपों के दरमियान जारी है, पिछले दिनों भी डेलीगेशन मिलके गया है तालिबान का, वज़ीर आज़म से मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई है, तो ये कितनी जल्दी ये जो है वो अमली सूरत इख्तियार कर पाएगा अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है? उसमें अफगानिस्तान में की इशू कुंजी जो है वो वाशिंगटन में है। वो क्या चाहता है? मेरे ख्याल में के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि जंग का खात्मा हो। जंग तो वो हार चुके हैं, वो नहीं अब कैपेसिटी लड़ने की, सारी जंगें हार चुके हैं, चाहे इराक की हो, सीरिया, जो उनकी पॉलिसी कोलैप्स हो चुकी है 9/11 के बाद। जंग का खात्मा हो अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उनका रोल और उनकी प्रेजेंस रहे। उन्होंने कहा कि 2,500 फौजी होंगे, लेकिन 2,500 फौजी का मतलब ये नहीं कि अमेरिकन फौजी, आपको पता है कि नेटो के ट्रूप से लेता है, और कोई 20,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पेंटागन के जो आर्म्ड हैं, और जो उनके एक किस्म की बी टीम है अमेरिकन फौज की, जो गंदा काम करती है, वो तैयार हैं, वो सारा कुछ करेंगे। तो एक तो ये क्लियर हो जाए, तो उस सिलसिले में तो ईरान की मदद की भी जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर, जो पायदार अमन का। लेकिन अगर आप तालिबान का एग्रीमेंट पढ़े ना, तो उसके भी इन बिटवीन द लाइन एक टेसिट किस्म की अप्रूवल शामिल है कि हम आपके इंटरेस्ट को वॉच करेंगे जहां पर, और वो वाकई नजर आता है कि हम आपके खिलाफ इस सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये सारा बुनियाद तो यही है कि अमेरिकन आप जहां पर काम करते रहो, हम आपको लुक आफ्टर करते रहेंगे कि हमारी पॉलिटिकल हेजेमनी हो जाए, और ये उन्होंने मान भी लिया इस बात में। लेकिन जी ये बड़ा अफगान तालिबान बड़े मजे खिलाड़ी हैं। लोग
दो का प्रिंसिपल है, वो कहते हैं ठीक है हम आपको हमला नहीं करेंगे, वो अफगान फौज पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका के बेसिस के बारे में अभी कोई जुबान नहीं, कोई बात नहीं की, और अमेरिकन प्रेजेंस के उन्होंने ये कहा है कि हम ये गारंटी देते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके मफादात, आपके खिलाफ अलकायदा हो या दाइश हो, हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो वो उस पर मेरे ख्याल में वो कमिटमेंट कर लेंगे। और आपको याद होगा जब अफगानिस्तान हुकूमत थी 97 में, उस वक्त अमेरिकन डेलीगेशन अफगानिस्तान से पाइपलाइन की बात कर रहा था, यूनिकॉल की, और उसमें दल में फील्ड कंसल्टेंट था यूनिकॉल ऑर्गेनाइजेशन का। जी जी, वो राफेल आई थी, मिसेस राफेल वहां आई हुई थी आज। जी जी जी, वो और कॉन्डोलीजा राइस भी कंसल्टेंट थी, और रोबिन राफेल चादर पहन के पर्दा करके वो तालिबान को मिलने गई थी। जी मुझे याद है, मैं उसको देखा था सर। हाँ जी, हाँ जी। आपको याद है? तो ऐसी कोई बात, अमेरिकन भी बड़े असल दुनिया में रहते हैं, वो हर अपने मफादात की खातिर नजरिया जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया पाकिस्तान में। वाकई हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से उन्होंने बातचीत की है, और मेरा ख्याल समझने में सूरत हाल में मदद मिलेगी। यहीं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज ताहिर अशरफी साहब।